हेलो गाइस, आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक रिवेंज रीबर्थ ड्रामा है। स्टोरी इस ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी एंडिंग तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये ड्रामा मुझे इसकी स्टोरी की वजह से और इसकी एंडिंग की वजह से बहुत ही अच्छा लगा। जो लड़कियाँ अपने आप को वैल्यू नहीं देती हैं, इनको लगता है कि शायद जिस तरह से दुनिया इनको ट्रीट करती है ये वही डिज़र्व करती हैं, तो ये ड्रामा उन लड़कियों के लिए है। उन लड़कियों को ये ड्रामा देखकर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामे की कहानी को शुरू कर देते हैं। कहानी के शुरू में ही हमें इस ड्रामे के मेन लीड कैरेक्टर्स को दिखा दिया जाता है। हीरोइन का नाम होता है ली रू, जो कि एक प्रिंसेस है और ये बहुत ही ज़्यादा अगली होती है। और हमारे हीरो का नाम किंग शोंगू है। ये एक किंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी लवर है। ये ली रू का हस्बैंड है। इन दोनों की शादी हो चुकी हुई होती है क्योंकि ली रू के फेस पर एक मार्क होता है और ये अपनी अगलीनेस की वजह से पूरी कंट्री में फेमस होती है। किंग इससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने बाप के कहने पर इसने ली रू से शादी की। असल में ली रू का बाप राजा का असिस्टेंट और दोस्त भी होता है, तो उसने अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए और अपने पॉलिटिकल मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए अपने बेटे की शादी प्रिंसेस ली रू से करवा दी होती है। ये इन दोनों की शादी का बैकग्राउंड है कि कैसे इन दोनों की शादी हुई। अब ड्रामे की फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्रामे के शुरू में हम किंग शांगो को देखते हैं, जो ली रू से कह रहा होता है कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों की, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लाइक नहीं करता था, और कल मेरी रॉजर से शादी है जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ, तो इसलिए तुमने आज मुझे खाने में नशा मिलाकर खिला दिया ताकि मैं तुमसे इंटीमेट हो जाऊँ। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी तरह से तंग करूंगा जिस तरह से तुमने मुझे तंग किया है, और तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी के दिल के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। और खबरदार, कल तुमने मेरी रोजर के साथ शादी में किसी भी तरह की मुश्किल को खड़ा किया या ऑब्स्टिकल को खड़ा किया। ली रू से कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए खाने में कुछ ना मिलाती तो तुम मेरे साथ इंटीमेट भी ना होते। ये कहकर वो रोने लगती है और शोंग यू इसके साथ बहुत ही रूडली इंटीमेट होता है। असल में जब से इनकी शादी हुई होती है तो इसकी बदसूरती की वजह से शोंग यू इसके करीब नहीं आया होता, उसने इसको टच नहीं किया होता, और कल तो ये रोजर से शादी भी कर रहा है। तो जब ली रू को इसकी रोजर के साथ शादी के बारे में पता चलता है कि ये इससे कल शादी कर रहा है, तो वो सोचती है कि अगर मैं इसे किसी तरह से अपने करीब कर लूंगी तो शायद फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाने के बाद वो रोजर से शादी ना करे। इसीलिए ये रॉन्ग तरीका वो इस्तेमाल करती है, यानी कि इसके खाने में नशा मिला देती है। इंटीमेट होने के बाद मिस्टर रोजर उठता है और इसकी एक दफ़ा फिर से इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि मैंने सिर्फ नशे की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम जैसी गंदी चीज़ को हाथ लगाया। ली रू को इसके बातों से बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है। वो इससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करते हुए भी सुकून नहीं मिला, खुशी नहीं मिली? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम्हें टच किया। फिर वो अपनी मेड से कहता है कि मेरे लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करो, मैं नहाना चाहता हूँ, मैं अपने जिस्म से इस गंदी बदसूरत औरत के जम्स को उतारना चाहता हूँ, वॉश ऑफ करना चाहता हूँ। शेंग यून रूम से चला जाता है और ली रू सोचती है कि मैं इस लाइफ का क्या करूँगी जिसमें मेरे लिए सिर्फ दुख ही दुख है, ह्यूमिलेशन ही ह्यूमिलेशन है। मेरा तो हस्बैंड भी मेरे पास आना गवारा नहीं करता। और वो नदी में कूद पड़ती है और इस नदी में कूदता हुआ इसकी मेड देख लेती है, जो किंग के लिए नहाने का पानी का इंतज़ाम कर रही होती है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चलाना शुरू कर देती है कि प्रिंसेस नदी में गिर गई है, प्रिंसेस नदी में गिर गई है, कोई तो इनको बचाए। और यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है और अगली सीन में हम देखते हैं 20वीं सेंचुरी का टाइम होता है और एक डॉक्टर जो बिल्कुल री लू की तरह दिखती है, इसका नाम भी ली रू ही होता है। वो रात के टाइम ड्राइविंग करते हुए कहीं जा रही हुई होती है। इसे इसकी बहन की कॉल आती है। वो इससे पूछती है कि तुम कहाँ रह गई हो, अभी तक तुम घर वापस क्यों नहीं आई? वो कहती है मुझे ऑपरेशन थिएटर में टाइम लग गया और अभी मैं रास्ते में ही हूँ, कुछ ही देर में मैं घर वापस पहुँच जाऊँगी। आगे से इसकी बहन इससे पूछती है कि हाँ मुझे याद आया, आज तो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन था, क्या बना ऑपरेशन का? ली रू मुस्कुराते हुए बहुत प्राउडली इसको बताती है कि भला मैं ऑपरेशन करूं
और वो कामयाब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर इसकी सिस्टर इसकी तारीफ करने लगती है और ये भी प्राउडली स्माइल करती है। तभी आसमान पर बिजली कड़कती है, चमकती है। बारिश तो पहले से ही हो रही थी, बिजली शायद कहीं पर गिरती है जिसकी वजह से इससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये वहीं पर मर जाती है। और यहाँ पर सीन फिर से एंशंट टाइम में वापस आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली रू मर चुकी हुई होती है। इसे नदी से निकाल तो लिया जाता है, लेकिन इससे पहले ही ये मर जाती है और इसकी मेड इसके पास बैठी हुई रो रही होती है। सामने एक औरत प्रिंसेस की डेड बॉडी को देखकर बड़ी अजीबोगरीब सी बुरी बुरी बातें कर रही हुई होती है कि अच्छा हुआ ये मर गई, ये कितने ज़्यादा अगली थी, इसकी बदसूरती की वजह से हम सब लोग कितने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, इसको देख लेने के बाद हम तो खाना भी नहीं खा सकते थे। और इस तरह की बड़ी बुरी बातें इसके बारे में कर रही होती है। प्रिंसेस की मेड इसको कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है प्रिंसेस की मौत पर। मेरी प्रिंसेस जैसा तो कोई और काइंड इंसान हो ही नहीं सकता, जितनी वो अच्छी थी इतना अच्छा पूरे महल में कोई नहीं है। जिस पर ये औरत इसको कहती है कि बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसके बदसूरत चेहरे की नहूसत की वजह से हमारे पूरे महल में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। शुक्र है इससे जान छूटी। ये औरत भी मेड ही होती है, इस महल में ये रोंजर की मेड होती है और ये रोंजर के लिए काम करती है। रोंजर उसी लड़की का नाम है जिससे किंग प्यार करता है और इससे शादी करना चाहता है, जैसे कि कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया। ये दोनों भी बातें कर ही रही होती हैं कि शहजादी की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। इसको उठता हुआ देखकर इसकी मेड तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है। इसकी मेड का नाम फ्यू है। फ्यू कहती है कि प्रिंसेस आप जिंदा है और ये रोजर की जो मेड होती है ये डर कर पीछे हट जाती है। इसे लगता है कि शायद ये प्रिंसेस का भूत तो नहीं। और लीरू सोचती है कि ये मैं कहाँ पर आ गई। इसे याद आता है कि ये तो गाड़ी चला रही थी और खराब मौसम की वजह से इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी डेथ हो गई थी। ये फिर से समझने की कोशिश करती है कि अब मैं कहाँ पर हूँ। तो इसे याद आता है कि जब इसकी शॉन्ग्युन के साथ शादी हुई थी और ये सीन भी इसको याद आता है कि जब शॉन्ग्युन इसके साथ इंटीमेट होता है तो कितना बुरा इसके साथ वो ट्रीट करता है और इसे ह्यूमिलेट करता है, जिसके बाद ये सुसाइड कर लेती है। अब ली रू सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुकी हुई होती है कि मैं कहाँ पर थी और मैं कहाँ पर आ गई हूँ और मैं इस नई दुनिया में एक प्रिंसेस हूँ जो कि बहुत ही अगली है, जिससे इसका हस्बैंड मोहब्बत नहीं करता। और फिर वो खुद से बात करते हुए कहती है कि मैं कितनी फूलिश थी कि मैंने ऐसे इंसान के लिए सुसाइड कमिट की। अब मैं इस उल्लू के पट्टे को सीधा करके रख दूंगी। फिर वो फियो को देखती है जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड हो रही होती है, परेशान हो रही हुई होती है। वो इससे कहती है कि परेशान ना हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसे उठता हुआ और बात करता हुआ देखकर रोज की मेड इससे कहती है कि शहजादी क्या ये आप हैं या फिर ये आपका कोई भूत है। जिस पर शहजादी कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है कि मैं मर जाऊं। मैंने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है। तुमने शहजादी के बारे में जो भी बोला है इसकी तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। रोजर की मेड इससे माफी मांगने लगती है। लीरू कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगी कि तुम अपने फेस पर 300 के करीब थप्पड़ मारो। और मेड उसी वक्त बैठकर अपने मुंह पर तड़प 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 थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। यह बहुत ही फनी सीन होता है। फ्यू को बहुत ही मजा आता है ये सब देखकर। असल में ये मेड फ्यू ही होती है पूरे महल में जो शहजादी से ट्रूली सिंसियरली मोहब्बत करती है। फिर लीरू और फ्यू वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शॉन्ग्युन इनके रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। फ्यू दरवाजा खोलती है। शॉन्ग्युन उसे कहता है कि लीरू कहाँ है। फ्यू कहती है कि प्रिंसेस तो बिल्कुल ठीक है, इनको होश आ गया है। शॉन्ग्युन कहता है कि मैं इसका हाल पूछने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या वो मर गई है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि कल मेरी शादी है। इसे अलर्ट कर दो कि कल मेरी शादी में किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तभी लीरू खुद ही बाहर आ जाती है और ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शॉन्ग्युन से बात करते हुए कहती है कि जाओ जाओ, तुमने जिससे शादी करनी है तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मुझे तुम्हारे शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम रोजर तो क्या दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो और एक लड़की को छोड़कर तुम 100 लड़कियों से शादी कर सकते हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी शादी में आने की या तुम्हारी शादी में आकर किसी भी किस्म का मसला करने की। और जाओ यहाँ से, अपना टाइम वेस्ट ना करो। किंग कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को यानी राजा को जहर देने की कोशिश की थी और तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया था शादी की सूरत में। बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे बाप की असलियत
सबके सामने लेकर आऊंगा और कल मेरी रोजर के साथ शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी अपने औकात का पता चल जाएगा। ली रू कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना, जो करना है जाओ करो। अब मैं पहले वाली रोजर नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करती थी और तुमसे मोहब्बत की भीख मांगा करती थी। मैं तब बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है मैं किसी ऐसे इंसान से भला कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जो मुझसे इतनी नफरत करता है। शॉन्ग यून नोट करता है कि ये तो एकदम से कॉन्फिडेंट हो गई है और कैसे मेरे आगे जुबान चला रही है। पहले तो ये बड़ी कॉवर्ड थी, डरी सहमी सी रहती थी। वो इससे अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करवा कर वहां से चला जाता है। फिर इसकी मेट इससे पूछती है कि ये आप प्रिंस से क्या कह रही थी, अब वाकई में आप प्रिंस से मोहब्बत नहीं करती हैं क्या? जिस पर ली रू कहती है कि हाँ, अब मैं इससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि ये जो मुझसे नफरत करता है तो मैं भला इससे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं पागल हूँ? और अगले सीन में हम देखते हैं ली रू अपने फेस को देखती है मिरर में। इसके माइंड में कुछ आइडिया सा आता है। वो फ्यू के कान में कुछ कहती है। फ्यू जल्दी से जाती है और कुछ हर्ब्स लेकर आती है जिनको ली रू अपने फेस पर अप्लाई करती है। और जब सुबह वो सोकर उठती है, इसकी मेड एक्चुअली आकर इसको देखती है तो हैरान रह जाती है। इसके फेस से तो वो मार्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ होता है। इसकी मेड तो खुशी से पागल ही हो जाती है। वो कहती है, शहजादी ये कैसे हो गया, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ली रू कहती है कि अब आगे आगे कमाल देखती जाओ और क्या क्या होता है। और फिर ये दोनों नेक्स्ट डे प्रिंस और रॉजर की शादी में पहुंच जाती हैं। ली रू फियो से कहती है कि तुम देखो आज मैं इस रॉजर की बच्ची को कैसा मजा चखाती हूँ और इस प्रिंस को भी इसकी औकात कैसे मैं याद दिलाती हूँ। ये बेवफा इंसान इस काबिल ही नहीं था कि मैं इस चूहे के बच्चे से इतना प्यार करती। इसने अपने फेस को कवर किया होता है और अभी तक सिर्फ फ्यू के अलावा किसी को पता नहीं होता कि प्रिंसेस का चेहरा ठीक हो चुका हुआ होता है। ये दोनों जैसे ही मेन वेन्यू में पहुंचती है, प्रिंसेस से देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मेरी शादी में आने की जरूरत ना करना? जिस पर वो कहती है कि मैं भला कैसे तुम्हारी शादी में ना आती, आखिर को मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, मेरा शादी में होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नई दुल्हन को कुछ सिखाना चाहती थी कि हमारे महल के तौर तरीके क्या क्या हैं, वरना अगर दुल्हन ने कुछ गड़बड़ कर दी शादी होने में तो ऐसा ना हो कि इसकी नहूसत की वजह से तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। प्रिंस फिर से कहने लगता है कि तुमसे बड़ी नहूसत तो कोई और हो ही नहीं सकती, अपनी अगली सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। रोजर प्रिंस को रोककर कहती है कि आप प्रिंसेस पर ज्यादा गुस्सा ना हो, मुझे लगता है कि वो ठीक ही कह रही होगी, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे प्रिंसेस कहती है मैं करती जाती हूँ, मैं बस अपनी शादीशुदा जिंदगी को किसी भी किस्म की मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। और प्रिंसेस ली रू तो बहुत ही अच्छी है, आप एमी फजूल में इस पर गुस्सा ना हुआ करें, ये मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज है, प्यारी है। असल में रॉजर एक बहुत ही क्लेवर लेडी है। ये प्रिंस के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करती है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि इसे ली रू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो ली रू से मोहब्बत करती है, जबकि हकीकत में ये प्रिंसेस ली रू से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। अभी भी प्रिंस के सामने ये अच्छा बनने के लिए ये सब कुछ बोल देती है कि मुझे प्रिंसेस ली रू जो कहेगी मैं वो करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है प्रिंसेस ली रू की बात मानने में, क्योंकि ये मेरी बहनों की तरह है। प्रिंसेस को तो इसकी सारी होशियारियों की समझ होती है। वो इसे कहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा ओबीडियंट हो, मुझे बहन समझती हो, तो चलो सबसे पहले ऐसा करो कि पिंक ड्रेस पहन कर आओ, अपनी ड्रेस को चेंज करो। रोजर का तो मुंह ही लटक सा जाता है। इसकी बात पर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है, मेरा ये ड्रेस तो बिल्कुल ठीक है, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? और रेड ड्रेस ही तो पहना जाता है शादी के मौका पर, मैं रेड ड्रेस को क्यों उतारूं भला? प्रिंस कहता है कि तुम ऐसी डिमांड क्यों कर रही हो प्रिंसेस ली रू, ये तुम हमारी शादी पर से नहूसत उतारने की कोशिश कर रही हो या नहूसत लगाने की कोशिश कर रही हो? रोजर अब ब्राइड बनकर बिल्कुल रेडी है और तुम चाह रही हो कि वो कपड़े चेंज कर। ली रू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ठीक है, ये नहीं करना चाहती तो ना करे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि रेड ड्रेस सिर्फ प्रिंसेस ही शादियों में पहना करती हैं और रोजर यहाँ की प्रिंसेस तो नहीं है, ये इस महल में काम करने वाली एक मेड है और मेड की शादी पर इनको रेड कलर नहीं पहनाया जाता है, इनको पिंक कलर पहनाया जाता है। और अगर ये रेड कलर पहनेगी तो शादी के बाद तुम दोनों में से कोई एक तो जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकता है। रोजर कहती है ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ जल्दी से, और वो चले जाती है, कपड़े चेंज करके आ जाती है। प्रिंस को तो ली रू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चुप ही रहता है। फिर हम देखते हैं दोबारा से इनकी शादी की रस्मत शुरू होने ही वाली होती है कि ली रू दोबारा से कहती है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है तुम दोनों को?
रोजर अब जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। इसकी ये डिमांड सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये किस किस्म की बातें कर रही है, डिमांड्स कर रही है। प्रिंस लीरो को कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? रोजर के साथ मेरी शादी होने वाली है और ये यहाँ की मलिका होगी, और तुम इसे कह रही हो कि ये जाकर तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आए। वो कहती है कि हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिलहाल तो मैं प्रिंसेस हूँ और ये एक मेड है। अगर ये क्वीन भी होगी तो ये शादी के बाद क्वीन बनेगी, और फिलहाल ये मेड की हैसियत से मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ सकती है, और मैं तो इसे अपना हस्बैंड दे रही हूँ, तो क्या ये मेरे लिए कॉफी भी नहीं बनाकर लेकर आ सकती? और क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ और अगर इसने मेरे लिए कॉफी ना बनाई तो मैं इसे सख्त से सख्त सजा भी दे सकती हूँ। प्रिंस को तो इसकी बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो इसे कहता है कि अब बस भी करो, बहुत ही हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम तो रॉजर से जेलस हो रही हो कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुम कभी इसे कुछ करने के लिए कह रही हो, कभी कुछ करने के लिए कह रही हो। रॉजर प्रिंस के सामने फिर से अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है कोई बात नहीं है, लीरू तो मेरे लिए बहनों की तरह है, तो मैं इसके लिए कॉफी भी बना देती हूँ। और वो जल्दी से जाकर इसके लिए कॉफी बनाकर ले आती है और इसे काफी देने लगती है। लीरू जानबूझकर काफी इस पर गिरा देती है। रोजर का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। सब लोग कहना शुरू कर देते हैं कि प्रिंसेस को क्या हो गया है, ये हमारी होने वाली हसीन तरीन मलिका रोजर के साथ कैसा सलूक कर रही है। ये खुद तो बहुत ही ज्यादा अगली है ना, तो ये रोजर से जेलस तो होगी ही, क्योंकि रोजर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और प्रिंस को भी अब अच्छा खासा गुस्सा आ गया होता है। वो इसकी इंसल्ट करने लगता है। रोजर का तो हाथ काफी हद तक जल चुका होता है, उसके तो गुस्से की इंतहा ही नहीं रहती, जबकि लीरो तो इस सारी सिचुएशन को बहुत ही एंजॉय करती है। और फिर रोजर सोचती है कि अब तो बहुत ही हो गया, अब तो मैं इस प्रिंसेस को मजा चखा कर ही रहूंगी। इसने मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है, मेरी शादी को इसने खराब करने की कोशिश की है। और वो ये सोचकर इसके फेस पर से कपड़ा हटा देती है, इसके फेस को अनकवर कर देती है। तो ये देखकर वो हैरान ही रह जाती है कि इसका फेस तो बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ होता है और वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि सब इसकी तारीफें करने लगते हैं। जो औरतें पहले बातें कर रही थी कि प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा अगली है, इसीलिए ये रोजर से जेलस हो रही है, वो अब इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट एडमायर करना शुरू कर देते हैं। रोजर के भी होश उड़ जाते हैं और प्रिंस तो इसकी खूबसूरती को देखकर बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं, कुछ देर के लिए सबकी बोलती ही बंद हो जाती है। रोजर जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके फेस पर तो अच्छा खासा मार्क था जो मैंने खुद बनाया था, इसको बदसूरत करने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हो। और अब जैसे प्रिंस इसको देखता जा रहा है, ऐसा ना हो प्रिंस इसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर मुझसे शादी से इनकार ही ना कर दे। वो प्रिंस से कहती है कि इसे यहाँ से जल्दी से भेजो। प्रिंस भी लीरू से कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब यहाँ से चले जाओ और हमारी शादी होने दो प्लीज। लीरू का भी मकसद पूरा हो चुका हुआ होता है। वो सबके सामने अपनी इंसल्ट का बदला प्रिंस और रोजर को परेशान करके काफी हद तक ले चुकी हुई होती है, और दूसरा बदला वो सबके सामने अपना हसीन और प्यारा सा चेहरा दिखाकर सबको यकीन दिलाकर ले लेती है कि मैं अगली नहीं हूँ, बल्कि इस महल में रहने वाली तमाम औरतों से ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ। वो वहां से फिर चले जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं रोजर और प्रिंस की शादी हो चुकी हुई होती है और ये इनकी फर्स्ट नाइट होती है। रोजर थोड़ी सी उदास लग रही हुई होती है। प्रिंस इससे पूछता है कि क्या बात है, तुम मुझे सैड लग रही हो। वो कहती है मैं इसलिए सैड हूँ कि आज मैं तो देखकर हैरान ही रह गई कि प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई है, जबकि पहले तो इसका फेस बहुत ही अगली था। और अब मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं आप इसकी खूबसूरती को देखकर इसे प्यार करने ना लग जाए। प्रिंस कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं इससे मोहब्बत करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर प्रिंस कहता है कि जिस तरह से आज लीरू ने हमारी शादी में खराबी डालने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये हमारी वेडिंग नाइट को भी स्पॉइल करने की कोशिश तो जरूर करेगी। फिर ये अपनी मेड को लीरू के पास भेजता है ताकि वो इसको जाकर बोले कि आज की रात वो कमरे से बिल्कुल बाहर ना निकले, वरना इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और अपने कमरे में ही आज रात गुजारे। रोजर की मेड इससे आकर कहती है कि प्रिंस का ये ऑर्डर है कि आज की रात आप कमरे में ही रहेंगी, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। लीरू कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है, जुर्रत है कि मुझे कमरे में कैद करके रख सके, और इस मेड को अच्छी खासी वो तड़ियाँ लगाकर वहाँ से निकाल देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंस और रोजर इंटीमेट होने लगते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस अपनी मेड यानी फू से कहती है कि मैं इन दोनों को आज की रात एक दूसरे के पास भी नहीं आने दूंगी, बस तुम मेरा कमाल देखती जाओ।
जैसे मैंने इनकी शादी में खराबी डालने की कोशिश की है, इसी तरह से मैं इनकी सुहाग रात को भी बेमजा करके रख दूंगी। और फिर वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती है और एक फ्लैग वाला डंडा, जो कि शायद कोई एरो होता है, इसे उठाकर प्रिंस के कमरे में आ जाती है। प्रिंस और रोजर कहते हैं कि ये तो यहाँ भी आ गई, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रिंस बाहर आकर इसको कहता है कि लगता है तुम बाहर ऐसे नहीं आओगी, अब मैं तुम्हें हंटर्स मरवाता हूँ। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि प्रिंसेस को 30 हंटर्स मारे जाएं। और फिर हम देखते हैं रोजर प्रिंस से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, सिपाही खुद ही जाकर ली रू को हंटर्स मार देंगे, तुम तो यहाँ मेरे साथ रहो, आज हमारी सुहागरात है। वो कहता है नहीं, अब मेरा मूड नहीं है, ली रू ने मेरा मूड खराब कर दिया है। और इस तरह से ली रू तो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। ली रू को बांधा जाता है, प्रिंस इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये प्रिंस से कहती है कि तुम इससे ज्यादा मुझे क्या सजा दे सकते हो, जितने हंटर्स तुम मुझे मारना चाहते हो मार लो। मैं भी तुम्हें एक बात आज सच सच साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुमसे अब बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ और जितनी जल्दी होगा मैं यहाँ से भागने में निकलने में कामयाब हो जाऊंगी। प्रिंस कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी मनमानी करती हो और कैसे यहाँ से भागती हो। और अपने मुलाजमों से कहता है कि हंटर्स मारना शुरू कर दिए जाए। वो इसे हिट करने लगते हैं। ली रू बेचारी तो 2-3 हंटर्स पड़ने पर ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एक सिपाही कहता है कि प्रिंस अब ली रू का क्या करना है, ये तो बेहोश हो गई है कि प्रिंस अब ली रू का क्या करना है, ये तो बेहोश हो गई है। प्रिंस कहता है कि आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली 2-3 हंटर्स पर ही बेहोश हो गई है और अपने सिपाही को पॉइजन देकर कहता है कि ये इसे दे देना और इसे ये कहना कि ये तो मेडिसिन है और जैसे ही ये मेडिसिन के तौर पर इसको यूज़ करेगी तो ये खुद ही मर जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और राजा का शक भी मुझ पर ना जाएगा कि इसकी मौत के पीछे मैं हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिपाही इसे उठाकर कमरे में लेकर आता है। फ्यू तो शहजादी की हालत देखकर रोने लगती है। इसका बहुत ही ज़्यादा खून ब्लड निकल रहा होता है। वो जल्दी से दवाई लेने के लिए भागती है। सिपाही इसे रोककर कहता है कि तुम्हें मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस मेडिसिन को प्रिंसेस को दे सकती हो, इस मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगी। फियो वो मेडिसिन लेकर प्रिंसेस को दे देती है। प्रिंसेस मेडिसिन को स्मेल करती है और कहती है कि ये किस किस्म की मेडिसिन है, ये तो खुद भी डॉक्टर होती है, इससे पता चल ही जाता है कि ये मेडिसिन नहीं है। वो फियो से कहती है कि देखो तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और वहाँ से कुछ हर्ब्स लाकर मुझे दो, मैं अपना इलाज खुद ही कर लूँगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो काफ़ी ठीक हो चुकी हुई होती है। वो फियो से कह रही होती है कि ये महल रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पर इंसान नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। ये अभी बातें कर ही रही होती हैं कि रोजर की मेड वहाँ पर आ जाती है और वो आते साथ ही कहना शुरू कर देते हैं कि तुम सब यहाँ पर बैठी प्रिंसेस के साथ बातें कर रही हो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। वहाँ पर प्रिंस का भाई जिंदगी और मौत के मुंह में है, इसे तीर लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है और इसकी हालत खतरे में है। जल्दी जल्दी चलो। ली रू फियो से पूछते हैं कि प्रिंस के भाई को तीर कैसे लगा। फियो बताती है कि जंग में इसे तीर लगा है और आप भी मेरे साथ ही चलें क्योंकि आप मेडिसिन का इल्म जानती है, यानी आप मेडिकेशन जानती हैं। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस का भाई जिसका नाम मोजू है वो बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। प्रिंस का सिपाही इसके साथ ही बैठा हुआ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। ये सिपाही प्रिंस का सिपाही होने के साथ साथ इनका फैमिली मेम्बर भी होता है, यानी इनका कज़न है, इसलिए ब्लड रिलेशन होने की वजह से इसे मोजो की बहुत ही ज़्यादा फिक्र भी हो रही होती है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया होता है कि मोजो अब नहीं बचेगा क्योंकि जो एरो इसको लगा हुआ होता है वो अभी तक इसकी बॉडी में ही होता है और अगर इस एरो को निकाला जाएगा तो हो सकता है कि ये फौरन ही मर जाए। इसलिए ना तो वो तीर को निकाल सकता है और ना ही वो मोजो को बचाने की कोशिश कर सकता है। तभी वहाँ पर ली रू आ जाते हैं और मोजो की हालत देखकर इससे भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंड कर लेती है कि इसका इलाज करके वो इसको बचा सकती है। वो इनसे कहती है कि आप लोग पीछे हटें और मुझे इसको ट्रीटमेंट देने दे। ये चिट्टा चूहा टाइप डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुम तो पीछे ही हटो, तुम क्या करोगी, तुम एक औरत हो और औरत होकर तुम एक प्रिंस का इलाज कैसे कर सकती हो, यानी कि तुम मुझसे बेहतरीन डॉक्टर हो। और वो इसका मजाक उड़ाने लगता है। ली रू इसे कहती है कि हाँ मैं इलाज कर सकती हूँ और मेरा इलाज करने से ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। सिपाही जिसका नाम गोरियोन है वो उसको कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रिंस तो पहले ही मौका ढूंढता रहता है कि वो तुम्हें हर्ट करे।
और अब अगर तुम मोज़ो का इलाज करोगी और वो ना बच सका तो सारा इल्ज़ाम तुम पर ही आएगा और इस चीज़ की वजह से फिर से तुम्हें सज़ा मिलेगी और कोई बचाने वाला भी आपको नहीं होगा। प्रिंसेस कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है किसी भी बात की, तुम लोग पीछे हटो, मुझे इसका इलाज करने दो, मैं जानती हूँ ना कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, तो प्लीज़ तुम लोग पीछे हटो, टाइम वेस्ट ना करो। इतने में वहाँ पर प्रिंस शेंगयून भी आ जाता है और इसे कहता है कि लगता है तुम में अभी भी बहुत ही हिम्मत है और जब तक तुम मरोगी नहीं मेरी जान तुमसे नहीं छूटेगी और खबरदार तुम मेरे भाई के करीब भी गई, तुम जाहिल गुबार औरत हो, तुम क्या जानो कि किसी का इलाज कैसे किया जाता है और जाओ यहाँ से। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही बोलोगे, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लिए नए नहीं है, मैं इन सब की यूज्ड टू हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं इसका इलाज करूँगी तो ये बच जाएगा वरना तो ये मर ही जाएगा। और हाँ, एक शर्त लगा लो, अगर मैंने तुम्हारे भाई को ठीक कर दिया तो तुम सब मर्द मेरे सामने घुटनों के बल झुकोगे और अगर मैंने तुम्हारे भाई को ठीक ना किया तो तुम मुझे मौत की सज़ा सुना देना। शेंगयून कहता है कि ठीक है, लेकिन इस चिट्टे चूहे के लट करने पर फिर से इसको रोकने लगता है। चिट्टा चूहा कहता है कि प्लीज अपने भाई को इसके सुपुर्द ना करे, मैं इस कंट्री का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, जिस बंदे का इलाज मैं नहीं कर सकता उसका इलाज भला ये अनाड़ी लड़की कैसे करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंस मोज़ो की तकलीफ को बढ़ाएगी और कुछ भी नहीं। वो जबरदस्ती मोज़ो का इलाज करने लगती है। सबसे पहले हिम्मत और कोशिश करके वो इसका एरो तीर निकाल लेती है। जैसे ही ये तीर निकालती है मोज़ो की सांस चलना बंद हो जाती है। चिट्टा चूहा तो खुशी हो जाता है कि चलो शुक्र है प्रिंस मोज़ो ठीक नहीं हुआ, वरना मेरी डॉक्टरी का तो जनाजा ही निकल जाता। प्रिंस शेंगयून तो ली रू को गले से पकड़ लेता है और वो इससे जान से मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें कहा था ना कि मेरे भाई से दूर रहो, तुम इलाज करना नहीं जानते हो, लेकिन तुम बाज नहीं आई और तुमने मेरे भाई को मार डाला है। यू प्रिंस के पाँव को हाथ लगाना शुरू कर देती है, कहती है प्लीज प्रिंसेस को छोड़ दे, मेरी प्रिंसेस ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी का मर्डर नहीं कर सकती, ये तो बस प्रिंस मोज़ो की हेल्प करना चाहती थी, ये किसी को मारने का सोच भी नहीं सकती है। प्रिंस इसको भी दूर फेंक देता है और प्रिंसेस को भी धक्का देता है और इधर गोरियो भी रो रहा होता है कि प्रिंस मोज़ो नहीं रहा। प्रिंसेस गोरियो को कहती है कि पीछे हटो, मैं सब जानती हूँ कि क्या करना है, मैं इसे ठीक कर लूंगी। इस दफा गोरियो को प्रिंसेस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो इसे कहता है कि अब तो तुम जान छोड़ दो इस प्रिंस बेचारे की, ये तो मर चुका है, तुम्हारा यही तो मिशन था कि तुम प्रिंस मोज़ो को मारकर उससे सारी ह्यूमिलेशन का बदला लो जो तुम्हें प्रिंस शेंगयून से मिलती है। लेकिन तुम इतना तो सोच लेती कि प्रिंस मोज़ो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हारा जो भी बिगाड़ा था वो तो प्रिंस शेंगयून ने बिगाड़ा था, वो तुम्हें ह्यूमिलेट किया करता था, प्रिंस मोज़ो नहीं किया करता था। प्रिंसेस इसे बाजू से पकड़कर पीछे हटाती है, कहती है तुम इतने देवदास ना बनो, मुझे इलाज करने दो। और वो प्रिंस मोज़ो की चेस्ट को प्रेस करना शुरू कर देती है, दबाना शुरू कर देती है और वो बार बार कंटिन्यूसली ऐसा करती है, लेकिन वो फिर भी मूव नहीं करता। फिर वो एक नीडल लेकर इसके सर में घुसाती है, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। अब तो प्रिंसेस भी हार मान जाती है और वो अपना सर पकड़कर परेशान होकर बैठ जाती है। तभी एकदम से प्रिंस मोज़ो के जिस्म में हरकत पैदा होती है, इसे होश आ जाता है, सब लोग होश हो जाते हैं। चिट्टा चूहा देखता ही रह जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, और अब यहाँ से चुपके से चले जाना ही बेहतर होगा, मैं तो अपनी डॉक्टरी के बड़े बड़े दावे कर रहा था। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है प्रिंसेस इसे कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, पहले इधर आओ, तुम जो कह रहे थे कि मैं एक औरत हूँ और मैं एक डॉक्टर नहीं हो सकती हूँ, लेकिन देख लो मैंने एक मरते हुए इंसान को मौत के मुंह से निकाल कर वापिस दुनिया में लेकर आई हूँ, चलो अब शाबाश, शर्त के मुताबिक मेरे सामने घुटने टेको। चिट्टा चूहा जल्दी से नीचे बैठ जाता है, झुक जाता है और इधर से गोरियो भी झुक जाता है और कहता है कि प्रिंसेस मैं मान गया हूँ आपकी काबिलियत को, आप वाकई में एक कैपेबल लेडी डॉक्टर हैं। और फिर वो कहती है कि अब प्रिंस शेंगयून की बारी है कि मेरे सामने घुटने टेक दे। प्रिंस शेंगयून इसको कहता है कि अपनी लिमिट्स में रहो, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम एक प्रिंस से ऐसी डिमांड करो। वो इससे कहती है कि अगर झुकना नहीं था तो पहले तुमने वादा क्यों किया था। प्रिंस बेचारा तो फंस ही जाता है, इससे पहले कि ये मजबूर होकर घुटने टेक देता इसका बीमार भाई एक चाल चलता है और वो अपने हाथ के इशारे से गोरियो को कुछ समझाता है और खुद दोबारा से बीमार होने का नाटक करने लगता है। असल में प्रिंस मोज़ो भी चाहता था कि मेरा भाई किसी के सामने ना झुके,
इसके बीमार होने के नाटक पर गोयून कहता है कि प्रिंस मोजो कह रहा है कि वो प्रिंसेस से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता है क्योंकि प्रिंसेस अच्छी डॉक्टर नहीं है, और फिर से चिट्टे चूहे को ही इसका इलाज करने का कहता है। प्रिंस शोग्योन भी अपनी भाई की चाल को समझ आता है और अपने मुलाजमों से कहता है कि शहजादी को लेकर जाकर कैद कर दिया जाए क्योंकि इसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। शहजादी तो कहती रह जाती है कि ये तुम सब की चाल है, तुम लोगों ने देखा नहीं है कि मैं तो उसको मौत के मुंह से बचा कर लेकर आई हूँ, मैं इसको मारने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ। शहजादा मोजो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और इसको जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो देखती है कि प्रिंसेस की बैग से ब्लड निकल रहा होता है जहाँ पर उसको हंटर्स लगे हुए होते हैं। वो कहती है शहजादी आपका तो खून निकल रहा है, आपको तो पहले ही जख्म है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, मैंने आपको एक और मुसीबत में डाल दिया, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं आपको प्रिंस मोजू को चलकर देखने का मशवरा देती और ना ही ये सब कुछ होता। फिर वो भागती हुई सेल के पास आकर चिल्लाती है कि कोई तो प्रिंसेस की हेल्प कर दे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका खून निकल रहा है, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। शहजादी इसे रोता हुआ देखकर कहती है कि तुम जानती हो कि अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं कितनी तन्हाई का शिकार हो जाती। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर कर लेती हूँ और तुम रोती हो तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। और फिर वो बेहोश सी होने लगती है कि इतने में रोजर अपनी मेट के साथ वहाँ आ जाती है। रोजर बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ आती है, इसने अपने नोज पर रुमाल रखा हुआ होता है, इसको कैद खाने से स्मेल आ रही होती है। वो ली रू के लिए खाना लेकर आई होती है, लेकिन ये सारा खाना रॉटन होता है। वो असल में ली रू को टीज करने के लिए, इसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आती है। वो शहजादी को कहती है कि ओहो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, प्रिंस ने तो तुम्हारा क्या हाल करके रख दिया है। वो इस बात को भी नहीं समझ पाता कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, वो बस मेरे ही प्यार में पागल है। अब तुम्हें यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह इसने कैद कर दिया है, यहाँ पर कितनी ज्यादा स्मेल है, गंध है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ ना, मैं प्रिंस से बात करके तुम्हें यहाँ से रिलीज करवा दूंगी। फिलहाल तुम ये खाना खाओ, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए ये खाना बनवा कर लेकर आई हूँ। शहजादी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस नीयत से यहाँ पर आई हो और ये अच्छा बनने का नाटक किसी और के सामने जाकर करो, मैं तुम्हारी असलियत और हकीकत अच्छी तरह से जानती हूँ, और इस खाने को भी उठाओ और यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। रोजर कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुमसे सगी बहनों की तरह प्यार करती हूँ और तुम्हें ये खाना तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बड़े चाव से तुम्हारे लिए ये खाना बनवाया है। अब प्रिंसेस प्रवोक हो जाती है और वो चावल को पकड़कर रोजर के मुंह में घूंसने लगती है और कहती है कि ये खाना तुमने बनवाया है तो खुद ही खाओ, तुम अपना गला सड़ा खाना खुद ही खाओ या अपनी बेट को खिलाओ। इतने में वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है। वो इसको कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम हद से ज्यादा जुर्रत दिखा रही हो, तुम्हें मेरा भी डर नहीं रहा। रोजर तो खुशी हो जाती है दिल ही दिल में कि प्रिंस ने आकर देख लिया कि प्रिंसेस कैसे मेरे साथ बिहेव कर रही थी, अब मुझे प्रिंस के सामने अच्छा बनने का मौका और मिल जाएगा। वो प्रिंस को कहती है कि मैं तो सिर्फ अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर अपनी बहन जैसी प्रिंसेस के लिए खाना बनाकर लेकर आई थी, और प्रिंसेस ने तो पहले मेरी इंसल्ट की, फिर जबरदस्ती बदतमीजी करते हुए खाना मेरे मुंह में ठूंसने लगी। प्रिंस प्रिंसेस से कहता है कि बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्या तुम्हें किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हुए मौत पड़ती है। प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम ब्लाइंड हो जो तुम्हें सच दिखाई नहीं देता है, क्या तुम्हें इस जेल खाने में से आ रही सड़ी हुई खाने की स्मेल नहीं आ रही। रोजर मेरे लिए सड़ा हुआ खाना लेकर आई थी तो मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिस पर इसने मुझे टीज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम तो ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो, जो सच नहीं देख पाते हो। रोजर की मेड प्रिंस को कहती है कि प्रिंसेस झूठ बोल रही है, हम तो इनके लिए सिर्फ खाना बना कर लेकर आए थे। मलिका रोजर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रिंसेस की मेड फू भी बोल पड़ती है। वो कहती है कि झूठ ना बोलो, तुम लोग जानबूझकर मेरी प्रिंसेस को क्यों परेशान कर रही हो, अक्यूज कर रही हो। प्रिंस कहता है कि सब बकवास बंद करो, और ये प्रिंसेस को और फू को हंटर मारे जाने की सजा देकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसेस प्रिंस को कहते हैं कि तुम एक अंधे इंसान हो, गूंगे बहरे हो, झूठे हो, मकार हो, मैं बहुत जल्द तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे भाई का इलाज किया, इसे ठीक कर दिया, और तुम लोगों ने झूठा ड्रामा करके मुझे कैद कर दिया ताकि तुम लोगों को शर्त के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक मेरे सामने झुकना ना पड़े। सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने मुझे हंटर्स मारे।
मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अपने दिल की सारी भड़ास वो इसकी बेइज्जती करने में निकाल लेती है। प्रिंस भी अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करवा कर वहाँ से चला जाता है। वो इसकी बातों से थोड़ा बहुत शर्मिंदा तो हो ही जाता है, लेकिन झूठी मूठी अक्कड़ दिखाना तो इसका बनता ही है। वो रोजर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रोजर पीछे मुड़कर इसे एक विक्ट्री स्माइल देती है और अगली सीन में हम देखते हैं रोजर प्रिंस को हक करके बैठी हुई होती है। वो प्रिंस को कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रिंसेस के दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए और वो भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करने लगे जैसे मैं इससे प्यार करती हूँ। प्रिंस इसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ मेरी मलिका बहुत ही ज़्यादा काइंड है और मुझे इस बात पर प्राउड भी है। रोजर कहती है कि फिर आज आप रात को मेरे पास ही रुकें और मुझे मौका दें कि मैं आपको प्लीज़ कर सकूं, खुश कर सकूं। प्रिंस कहता है कि ठीक है, जाओ तुम चेंज करके आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूं। रोजर के जाने के बाद प्रिंस को चावल का एक दाना मिलता है जो रोजर की बॉडी से प्रिंस को लगा होता है। वो इसे स्मेल करता है तो इससे पता चलता है कि ये तो वाकई में स्मेली है। प्रिंस को प्रिंसेस की सारी बातें याद आने लगती हैं जो इसने इसको बोली थी कि तुम तो गूंगे हो, बहरे हो, अंधे हो, जो सच नहीं देख सकते, जो सच नहीं सुन सकते, जो सच को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसे इस पर शक होने लगता है, यानी कि रोजर पर शक होने लगता है कि कहीं प्रिंसेस ठीक तो नहीं कह रही कि रोजर वाकई में मुझे धोखा दे रही है और ये वाकई में उसके लिए रोटन खाना ही लेकर गई थी और ये सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। रोजर सेक्सी सा खुद को ड्रेसअप करके आ रही होती है। वो आकर प्रिंस के गोद में बैठ जाती है और इसे सड्यूस करने लगती है। प्रिंस को तो चूंकि इस पर शक हो चुका हुआ होता है, वो कहता है कि पीछे हटो मुझसे, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है और इसे पीछा करता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। रोजर के जज्बात जो इतने हॉट हो रहे होते हैं फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। बेचारी वो आग बगोला हो जाती है। ये सोचती है कि जब से शादी हुई है इस प्रिंस ने मुझे टच नहीं किया। अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि अभी तक हम दोनों के दरमियान में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना तो मेरी कितनी बदनामी होगी, लोग मेरे बारे में 100 तरह की बातें करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस के ऑर्डर के मुताबिक रोज की मेड प्रिंसेस को और इसकी मेड फू को हंटर्स मारने लगती है। इन दोनों के हाथ बंधे हुए होते हैं। फ्यू कहती है कि तुम मुझे मार लो, जितना तुमने हिट करना है तुम मुझे हिट कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ प्रिंसेस को ना मारो और प्रिंसेस को तो पहले ही चोट लगी हुई है, कुछ तो रहम करो। लेकिन रोजर की तो मेड भी बिल्कुल रोजर की तरह ही होती है। वो पानी में हंटर्स भिगो भिगो कर इनको मारना शुरू कर देती है और कहती है कि प्रिंसेस पहले मुझे आप मौका दें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। और बहुत ही ज्यादा नॉटी और शैतानी सी हंसी हंसती है। प्रिंसेस के मुंह को कपड़ा डालकर बंद किया होता है वरना आई एम श्योर कि प्रिंसेस इसे अच्छी खासी बातें सुना डालती। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और इस बूढ़ी मुलाजिम को कहता है कि तुम जाओ, मैं खुद इसको सजा देना चाहता हूँ। फिर प्रिंस अपने हाथ में एक हंटर को पकड़कर सेल में एंटर होता है और इसके मुंह से कपड़ा निकालता है और कहता है कि अब तुम मुझसे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। इसकी ये बातें सुनते ही फियो प्रिंस के पाँव में गिर जाती है और इसे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि आपने जो भी करना है प्लीज़ मेरे साथ करें, लेकिन प्रिंसेस को कुछ भी ना बोलें। आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दे ले, लेकिन प्रिंसेस को ना मारे क्योंकि प्रिंसेस का तो कोई कसूर ही नहीं है, सारा कसूर रोजर का है। इवन के प्रिंस को भी पता चल चुका होता है कि प्रिंसेस ठीक कह रही थी, वो सच कह रही थी, वो बेकसूर ही है। इसीलिए तो इसने रोजर को अपनी गोद में से उठाकर बेड पर फेंक दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रिंसेस के साथ पोलाइटली बिहेव नहीं करता, इसे फिर से तड़ियाँ और धमकियाँ लगाने लगता है। शहजादी से कहती है कि तुमने जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुमसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। अव्वल तो मैंने कुछ किया ही नहीं जिसकी माफ़ी मुझे तुमसे मांगना पड़े, और अगर मैंने कुछ किया भी होता तो तब भी मैं तुमसे कभी माफ़ी ना मांगती। और ये कहकर वो हंसने लगती है। शहजादा इसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? वो कहती है नहीं, मैं तुम पर भला क्यों हंसूंगी, मैं तो खुद पर हंस रही हूँ कि मैं इतने साल पागल थी जो मैं तुम्हारे जैसे उल्लू के बट्टे से मोहब्बत करती रही। तुम्हारे जैसा जालिम इंसान मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। प्रिंस इसे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा पछतावा हो रहा है मुझसे मोहब्बत करने का तो तुम इस महल को छोड़कर क्यों नहीं चले जाती। वो कहती है कि जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगी और फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। प्रिंस कहता है अच्छा तो तुम मुझसे तलाक लेकर दूसरे मर्दों को सेड्यूस करना चाहती हो, क्योंकि अब तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, प्रीटी हो गई हो, लिया अब तुम दूसरे मर्दों के पास जाना चाहती हो। शहजादी कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैं किसी मर्द के पास जाऊं या ना जाऊं ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह की बात कहने वाले, तुम मुझे बस डाइवोर्स दे दो।
प्रिंस कहता है कि तुमने मुझे सड्यूस किया, फिर मुझसे ज़बरदस्ती तुमने शादी की और तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को चाकू से मार डाला। मेरे बाप को पॉइजन भी तुम्हारे बाप ने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से बदला लिए बिना ही तुम लोगों को छोड़ दूंगा? पर मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब वो ही होगा जो मैं चाहूंगा। शहजादी कहती है कि माजी में जो भी हुआ मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, पता नहीं है, और अगर मेरे बाप ने ऐसा वाकई में किया है जैसा तुम कह रहे हो तो मैं इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे इस बात की माफ़ी मांगती हूँ। और बाकी जो मामला है सच का झूठ का वो सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ सिर्फ रोजर ही रह सकती है, मेरी जैसी औरत तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। इसके बार बार डाइवोर्स के मुतालबे पर शहजादे को गुस्सा आ जाता है। वो इसे हंटर से मारने लगता है। वहाँ पर इनका एक कमांडर आ जाता है। हंटर इसे लगता है और इसके मुंह से ब्लड निकल आता है। वो कहता है, प्रिंस आपको क्या हो गया है? आप ये हंटर प्रिंसेस को मार मार कर क्या इसकी जान ही निकाल लेंगे? और अगर ऐसा हो गया, अगर प्रिंसेस मर गई तो आपके बाबा यानी राजा आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे और आपसे ये महल भी छीन लेंगे। ये सुनकर शहजादा अपना इरादा चेंज कर लेता है। शहजादी को हंटर मारकर बिना वजह के सजा देने वाला इरादा वो चेंज करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कमांडर शहजादी से माफी मांगता है कि मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। शहजादी कहती है कि मैं मरते मरते बची हूँ और तुम मुझसे माफी मांगकर अपनी जिम्मेदारी को पूरे कर रहे हो। पहले मुझे मेडिसिन की जगह पर तुमने पॉइजन प्रोवाइड किया, वो तो मुझे पता चल गया कि ये पॉइजन है, वरना अगर मैं ये पी लेती तो मैं तो मर ही जाती। और ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना मेरी हिफाजत करने वाली, तो क्या तुम अपनी ड्यूटी को इस तरह से पूरी कर रहे हो? असल में इस कमांडर को राजा यानी प्रिंस के बाप ने सिर्फ शहजादी की हिफाजत के लिए अपॉइंट किया होता है, क्योंकि राजा को पता होता है कि प्रिंस शहजादी को लाइक नहीं करता। इसकी शादी जबरदस्ती जो करवाई गई होती है तो कहीं वो शहजादी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए राजा ने कमांडर को ये ड्यूटी दी होती है कि वो हर हाल में प्रिंसेस की प्रोटेक्शन का काम संभालेगा। शहजादी तो इससे अच्छी खासी बातें सुनाती है कि अजीब, तुम मेरी प्रोटेक्शन का काम कर रहे हो, कभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसे लगता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। और फिर वो फ्यू को लेकर वहां से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग शहजादी रेस्ट कर रही हुई होती है, जब फ्यू आकर शहजादी को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताती है कि राजा ने आपके लिए एक सेपरेट किचन का इंतज़ाम करवा दिया है। आज से आप अपनी मर्जी का खाना बना सकती हैं, खा सकती हैं, क्योंकि आपने प्रिंस मोजू को ठीक जो किया है, इसलिए राजा ने खुश होकर आपको ये रिवार्ड दिया है। ये सुनकर शहजादी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फ्यूज से पूछती है कि क्या वाकई में तुम सच कह रही हो? ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज के बाद हमें बन नहीं खाना पड़ेगा। और फिर ये दोनों भागती हुई किचन की तरफ आती हैं। वहाँ पर कमांडर पहले से ही मौजूद होता है। किचन चेक करके शहजादी इस कमांडर को कहती है कि हमें किचन के लिए कुछ सामान चाहिए और इसे सारा सामान नोट करवा देती है, जैसे कि किचन के लिए एग्स, मीट वगैरह भी इसे चाहिए होता है, वो इसको बता देती है। और वो कहता है ठीक है, ये मैं जितनी जल्दी होगा आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर वो इससे कहती है कि मुझे बताओ कि प्रिंस मोजू की तबीयत अब कैसी है। वो कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है कि अब प्रिंस मोजू बिल्कुल ठीक है। शहजादी कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, बस तुम लोग अब इसकी डाइट का ख्याल रखो और दूध, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट देने पर ज्यादा फोकस करो, इससे प्रिंस को जल्दी रिकवरी होगी। कमांडर प्रिंसेस की काइंडनेस और इंटेलिजेंस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉजर को इसकी मेड आकर बताती है कि शहजादी को किंग ने किचन खुलवा दिया है, क्योंकि शहजादी ने प्रिंस मोजू का इलाज किया है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इस बात को सुनकर रॉजर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी मेड से कहती है कि पहले तो ये एकदम से खूबसूरत हो गई और अब ये महल में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह भी बनाती जा रही है, और इससे पहले कि ये मुझसे प्रिंस को छीन ले और मुझे यहाँ से निकलवा दे, मुझे कुछ करना ही होगा। प्रिंस तो पहले ही मुझे टच नहीं कर रहा। फिर वो अपनी बेट को कहती है कि कान मेरे पास लेकर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वो इसे कुछ बताती है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शहजादी रात के टाइम सेलिब्रेट कर रही होती है। इसे किंग की तरफ से इनाम जो मिला होता है, वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है और अपनी सब मेट्स को कहती है कि तुम लोग दूर क्यों खड़ी हो, मेरे साथ आकर टेबल पर बैठ जाओ। लेकिन वो तो मेट्स होती हैं, वो लीरू की तरह मॉडर्न जमाने से थोड़ी आई हुई होती हैं। इनको पता होता है कि शहजादी के साथ या शहजादी के बराबर में बैठना कितना बड़ा ऑफेंस है। वो वहाँ से जल्दी से चले जाती हैं। इनके जाने के बाद शहजादी फ्यू को पकड़कर जबरदस्ती चेयर पर बैठाती है।
फ्यू खुद भी हैरानो परेशान हो जाती है कि ये शहजादी को क्या हो गया है, हम लोग मेड्स हैं और ये हमें किस तरह से ट्रीट कर रही है। शहजादी इसे कहती है कि खबरदार, अगर तुम चेयर से उठी तुम यहीं पर बैठे रहो मेरे साथ, और मैं कोई शहजादी वहजादी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे सिस्टर कहकर ही पुकारो और रिलैक्स हो जाओ। फिर वो अपने आप से बातें करने लगती है कि ऐसा क्यों हो गया कि मुझे अपने मॉडर्न टाइम से इस एंशिएंट टाइम में मुझे आना पड़ा, यहाँ की जिंदगी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, यहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ बिहेव किया जाता है इसने मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है, और ये बड़ी चिड़चिड़ी सी दिखाई दे रही होती है। फिर वो फ्यू से कहती है कि मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाती हूँ, और वो शराब के नशे में धुत होकर बहुत ही प्यारा सा गाना गाती है।